ओके, टर्म टेस्ट 2 के अंदर आपको जो सवाल आए थे, उसमें जो थ्योरी के सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दानियाल वेंट टू कतर इन 2015 एंड केम बैक इन पाकिस्तान इन मई 2023। आप बताएंगे क्या ये 4 साल से ज़्यादा बाहर के मुल्क में रहा है ना, नॉन रेजिडेंट? तो मैंने बताया था जो बंदा 4 साल नॉन रेजिडेंट है, जिस साल पाकिस्तान आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ होगी। मई 23 में आया है तो 23 में तो रेजिडेंट नहीं बना, फिर रेजिडेंट कब बना होगा? 24 में। तो 24 और 25 में इसकी हर किस्म की फॉरेन इनकम माफ है। और एक बात याद रखिएगा, हमने चैप्टर नंबर जो है वो 15 के अंदर 13 के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब कभी कोई बंदा मुसलसल 4 साल से क्या हो, नॉन रेजिडेंट, तो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां कोई कंडीशन नहीं थी कि वो पैसे उसको ट्रांसफर हों, उसकी बीवी को ट्रांसफर हों, वो पाकिस्तान में मंगवाए ना मंगवाए, यहां ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां 2 रिस्ट्रिक्शंस थी। एक रिस्ट्रिक्शन थी बंदे का सिटीजन होना जरूरी है, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी ये वाला, एक रिस्ट्रिक्शन थी बंदे का सिटीजन होना जरूरी है, और दूसरी थी कि मुसलसल 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट। इस वजह से क्या आप लोगों ने इसकी फॉरेन इनकम 24 लाख पूरी की पूरी माफ कर दी थी? जी बिल्कुल, इसकी 24 लाख पूरी की पूरी फॉरेन इनकम हमने माफ करनी थी बेस्ड ऑन सेक्शन 51। हाथ खड़ा करें कितने लोगों ने माफ की थी पूरी की पूरी इसकी फॉरेन इनकम। आगे ये नोट नहीं देना था बीवी को कितने मिले, बेटे को कितने मिले। डन, क्लियर, आगे चलें। 11 लाख उसको सैलरी मिली है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू दैट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। 11 लाख सैलरी मिली है उसको फॉरेन गवर्नमेंट से, बाहर की गवर्नमेंट से, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू गवर्नमेंट, टू फॉरेन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, but the foreign government grants a similar exemption to employees of federal government of Pakistan working there। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं होना था। असल में ना, पहले बात समझने की कोशिश करें, वो प्रोविजन क्या है। वो प्रोविजन ये कहती है कि, ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको सवाल दिया था, वो प्रोविजन ये कहती है कि फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉई, कनाडा का एम्बेसडर, फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉय। अब सिनेरियो बनाना शुरू करें। जॉन कनाडा में रहता है, जॉन कनाडा में आया और फॉरेन गवर्नमेंट उसको तनख्वाह दे, तो अगर जॉन सिटीजन है कनाडा का और जॉन वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान से असलम जाके कनाडा में कर रहा है, कि असलम लोगों को पाकिस्तान में आते हुए देख के चेक कर रहा है, और फॉरेन गवर्नमेंट भी हमारे असलम की इनकम माफ करे। अब लॉ की प्रोविजन क्या है और हमने क्या पूछा, ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीजें थी। लॉ की प्रोविजन ये है कि कनाडा का एम्बेसडर यहां बैठा हुआ है, अगर वो कनाडा का नेशनल है, हमारा भी कोई बंदा उधर जाके इस तरह का काम कर रहा हो और फॉरेन गवर्नमेंट उसको उधर माफ कर रही है उसकी तनख्वाह, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाए तो इधर जो जॉन बैठा हुआ है उसकी सैलरी माफ करनी है जो फॉरेन गवर्नमेंट दे रही है। ये तो सवाल बिल्कुल उल्टा था। ये सवाल था 1 लाख सैलरी मिली फॉरेन गवर्नमेंट से, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट से जॉन को नहीं मिली। फॉरेन गवर्नमेंट के लिए कोई और बंदा काम कर रहा है, वो दानियाल है, वो दानियाल है, और वो काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर बाहर की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो बाहर का बंदा ही नहीं है, ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आगे फिर सारी बातें रेलिवेंट थी, फॉरेन गवर्नमेंट उनको क्या बेनिफिट दे रही है। सिटीजन ये पाकिस्तान का है ही नहीं, ये तो किस कंट्री का सिटीजन है बताएं, ये किस कंट्री का सिटीजन है? ये तो फॉरेन कंट्री, सॉरी, ये तो पाकिस्तान का सिटीजन है, और हमारे लिए शर्त थी कि वो, तो इसलिए जवाब दे के आना था कि अगर वो
फॉरेन कंट्री का सिटीजन होता और फिर पाकिस्तान आके नौकरी करता तो फिर उसकी इनकम माफ होनी थी, वरना नहीं. He used self-grown mangoes as raw material in his juice business. During the year, sale of juice were 18 lakh. The market value of produce at the time was 5 lakh. तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि आपने सेल में से मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस माइनस करनी है. एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस वर 280 एंड लैंड रेंट was 70. एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस और लैंड रेंट तब माइनस करना होता है जब वो प्रोड्यूस आमतौर पे मार्केट में ना बिक रही हो. अगर वो प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिक रही तो उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं है. जब उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करें फिर? तो ऐसी सूरत में अगर सवाल में लिखा होता कि फेयर वैल्यू ऑफ मैंगोज इज नॉट नोन, अगर ये लाइन मिसिंग होती फिर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस कर देते माइनस. अभी हमने लिख के आना था कि ये वाली लाइन कि एज इट इज सोल्ड इन द मार्केट सो मार्केट प्राइस इज अवेलेबल, सो मार्केट प्राइस ही माइनस करेंगे यहां पे. तो मेरे अच्छा अगर आप दोनों माइनस कर देते तो डबल हो जाता, यानी काश्तकारी का खर्चा भी और मैंगो की फेयर वैल्यू भी, ये तो डबल डबल चीजें फिर माइनस हो जानी थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. जहांगीर एक रेजिडेंट प्रोफेशनल है, उसने रिटर्न फाइल नहीं की सिंस 2019 से लेके आज तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की. इस साल उसने 2,80,000 कमाया है. ये 2026 का साल है. 2,80,000 की बेस पे तो उसको इस साल रिटर्न जमा नहीं करानी. However, he owns Dubai real estate and bank accounts worth $2 million. इसने दो वजह से रिटर्न जमा करवानी थी. इसकी इनकम तो 6 लाख से कम है, लेकिन आपने लिख के आना था कि नजर डालें, एक इसने इस वजह से रिटर्न जमा करवानी थी कि ये एक प्रोफेशनल है, तो प्रोबेबली इनमें से कोई एक होगा. एक ये वजह थी, एक और वजह थी इसके रिटर्न, इसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से भी कम है, 3 लाख से भी कम है. एक और वजह थी इसके रिटर्न जमा करवाने की, वो ये थी कि जिस बंदे ने भी फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है उसने भी रिटर्न जमा करवानी है. ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था. अब इसने फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट तो वैसे ही जमा करानी है क्योंकि इसके ग्रेटर देन $1 लाख था मेरे ख्याल से, ग्रेटर देन $1 लाख इसके एसेट्स हैं. तो डेट्स वाई हमने दो बातें लिखी आनी थी. एज ही इज अ प्रोफेशनल सो इज आल्सो ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एंड फर्दर. बस एक बात वैसे काफी थी, लेकिन बेहतर है दो बात. अनडिस्क्लोज से तो उसने गवर्नमेंट को नहीं बताया हुआ ना, लेकिन हकीकत में तो है ना. मतलब ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल, मतलब छुपाया हुआ छुपा. अच्छा मेरे पास गाड़ी है 1200 सीसी से ऊपर और मैंने छुपाई भी है, तो मैं रिटर्न तो जमा करवाऊंगा ना. तो छुपाने से तो रिटर्न जमा कराना माफ नहीं होगा ना. मतलब यहां तो कहीं लिखा हुआ है कि दिखाओगे ये चीजें तो रिटर्न जमा करवाओगे. मैं प्रोफेशनल हूं लेकिन मैंने बताया नहीं हुआ किसी को, तो छुपाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. चीजें छुपाने से तो रिटर्न जमा कराना माफ नहीं हो जाएगा. तो इसलिए मैंने रिटर्न जमा करवानी थी. दो वजूह लिखा है. लेकिन और क्या क्या मैं जमा करवाऊं? और हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है. हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है रिटर्न के साथ. ये देखें यहां लिखा हुआ था एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल शेल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट अलोंग विद रिटर्न. तो सवाल कह रहा था अलोंग विद क्या जमा करवाऊं, और एक और चीज जमा करवानी है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट. तो इसके जवाब में आप लोगों ने दो चीजें लिख के आनी थी, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट. इन द लाइट ऑफ हिज अनडिस्क्लोज्ड ऑफशोर एसेट, बाहर के मुल्क में जो उसने एसेट्स अनडिस्क्लोज किए हुए हैं, डिटरमिन द मैक्सिमम टैक्स ईयर फॉर विच कमिश्नर कैन इशू अ नोटिस. असल में जो बाहर के मुल्क के आपके एसेट्स अनडिस्क्लोज है ना, उनके लिए रूल हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए रिटर्न मांगी जा सकती है.
The time limit above shall not apply if commissioner is satisfied that person who fails to own foreign assets. और शायद मैंने कहीं लिखवाया था indefinite period या कुछ ऐसा लफ्ज, तो इसके लिए 5 या 10 years की लिमिट्स नहीं है. जिसके पास फॉरेन एसेट्स हैं उसने फिर हमेशा के लिए रिटर्न जमा करवानी है, हमेशा, सारे सालों की. नेक्स्ट, एनालाइज द लीगल. उसने एक गाड़ी खरीदी है. अच्छा, रिटर्न जमा कराने की एक रीजन आप ये भी लिख सकते थे कि उसने गाड़ी खरीदी है 1000 सीसी से ऊपर. अब आप कहेंगे 1000 सीसी तो बताया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लग्जरी गाड़ी है, शायद 1000 सीसी से ऊपर ही हो, लेकिन बस 2 वजह से रिटर्न आपने बता दी ना, प्रोफेशनल और वो, तो मेरे ख्याल से वो काफी था बस. और तीसरी, एनालाइज द लीगल वैलिडिटी ऑफ लग्जरी व्हीकल परचेज्ड. उसने व्हीकल परचेज की है, उसकी वैलिडिटी बताएं. भाई ये ना कई सालों से रिटर्न ही जमा नहीं करवा रहा, ये कई सालों से रिटर्न ही जमा नहीं करवा रहा. अब वो पूछ रहे हैं कि वैलिडिटी बताएं इस चीज की. अब मैं क्या इसकी वैलिडिटी बता के आऊं, क्योंकि ये बंदा जब कई सालों से रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, तो फिर eligible is a person who has filed return of income for immediately preceding year. He has not filed return for immediately preceding year. और इसके पास बाइंडिंग है, क्योंकि ये वाली इनकम, इसके पास ये एसेट्स वर्थ सिंस लॉन्ग है, तो इस पे तो रिटर्न जमा कराना बाइंडिंग है. तो ही इज इनएलिजिबल पर्सन, देयरफॉर द buying of vehicle is not permitted as per section 114C because he is ineligible because return of previous year is not filed. लेकिन अगर फिर भी वो लग्जरी व्हीकल लेना चाहता है तो क्या करे, इसका एक हल हमने कहा था कि अगर आप पिछले साल की जमा नहीं करवाई तो फिर अब आप एक स्टेटमेंट जमा करवा दो, सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर. ये थोड़ा सा जरा टेक्निकल था फिर जो हमने पूछा था. तो पिछले साल की रिटर्न जमा नहीं कराई, इस वजह से आप इन एलिजिबल तो नहीं रहे, लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो पिछले साल की रिटर्न भी जमा करवा दो, ये भी लिख के आ सकते थे. लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि पिछले साल की रिटर्न जमा कराने के बजाय अब आप उसे आसान हल बताएं कि फिलहाल आप अपनी एक स्टेटमेंट से जमा करवा दो जिसमें बता दो कि मेरे पास ये पैसे हैं और मैं ये चीज खरीदने लगा हूं. ठीक है, इसको कार्ड को रख लो अपने पास, फिर देखेंगे. 1:45 पे आ जाना. अच्छा जी, टर्म टेस्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 था. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लिया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं. आपको रिकॉर्डिंग सबकी मिल जाएगी, परेशान ना हो, मेरे वाल वेट. बेसिक सैलरी और मिल्क अलाउंस को क्या आप लोगों ने 10 महीने से मल्टीप्लाई किया था? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ने इस साल 1 सितंबर को ज्वाइन किया है, या लेट ज्वाइन किया है, या पहले ज्वाइन किया था 1 सितंबर को. जिन्होंने टर्म टेस्ट दिए वो देखें, बाकी मुंह नीचे रखें, कोई फायदा नहीं है ऐसे टाइम जाया करने का. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अलाउंसेस के केस में हम ये नहीं देखते कि उसने एक्चुअल खर्चा कितना किया. अलाउंसेस के केस में ये नहीं देखते उसने एक्चुअल, इसलिए इसको इग्नोर करना था. बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, लेकिन क्योंकि वो लेट आया था, बातें तो ना करें ना आपस में, लेकिन वो लेट आया था तो उसके बोनस को एडजस्ट किया गया था. अच्छा, 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पे मिलती है, तो इसको तो फिर सैलरी पूरी नहीं मिली होगी, बल्कि 10/12 करके, क्योंकि इसका स्टे भी 12 महीने में से कितने महीने था. तो जिन्होंने पूरा साल नौकरी की उन्हें क्या मिला होगा? एक सैलरी. जिन्होंने पूरा साल नौकरी की उन्हें एक सैलरी, और जिसने 10 महीने नौकरी की उसको 10/12 करके सैलरी. रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी. मिस्टर इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर. ये है इकबाल, ये है एम्प्लॉयर और ये है ड्राइवर. जरा तसल्ली से समझिएगा. 36,000 रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर ने की है. एम्प्लॉयर ने कहा, एम्प्लॉयर ने कहा इकबाल को, एम्प्लॉयर ने कहा इकबाल को, ये लो 36,000. इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर. इकबाल ने 60,000 ड्राइवर को दिया. भाई वो जो हम करते होते थे ना, वो कोई और चीज होती थी. वो ये होती थी, मैं बताता हूं, वो ये होती थी कि इकबाल ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, याद है? इकबाल नहीं, सॉरी, एम्प्लॉयर ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं,
सुने जरा समझिए, एम्प्लॉयर ड्राइवर को तनख्वाह दे रहा है और इकबाल एम्प्लॉयर को कह रहा है कि बरकत के लिए थोड़े से पैसे मेरे से भी रख ले, इनको फिर नेट करते थे। लेकिन आज के सवाल में ये साइड इग्नोर करनी थी। भाई अगर तुम्हारा खर्चा 60,000 हो रहा है, उसमें से मैं 36 रीइंबर्स कर रहा हूं, तो मुझे एम्प्लॉयर से खुशी कितनी मिल रही है? आई रिपीट, मेरा खर्चा कितना हो रहा है ड्राइवर की सैलरी का? ये पर्सनल खर्चा है, मेरा घर का खर्चा है। मेरा खर्चा कितना हो रहा है? मैं अपने ड्राइवर को तनख्वाह, मेरा ड्राइवर को है ही नहीं, चले, मैं अपने ड्राइवर को तनख्वाह देता हूं 60,000। प्रिंसिपल साहब ने कहा यार 36,000 जो है ना ड्राइवर की तनख्वाह का तुम मेरी तरफ से रख लो, तो मुझे एम्प्लॉयर से कितनी खुशी मिली। वो पता है कोई और सिनेरियो होता था जिसमें नेट करते थे, वो ये होता था कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट ड्राइवर को तनख्वाह दे रहा होता था और एम्प्लॉय कहता था एम्प्लॉयर थोड़े से पैसे आप बताएं मेरा खर्चा कितना है, मेरे ड्राइवर को मैंने कितना दिया 60, मुझे एम्प्लॉयर ने कितना रीइंबर्स किया, मुझे खुशी कितनी हुई 60। तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना। मैं मिसाल के तौर पे अपने घर के लिए आम लेके आऊं 60 आम लेके आऊं 60 रुपए के, एम्प्लॉयर के 36 रुपए मेरी तरफ से रख लो, सैलरी में कितना ऐड होगा? तो कितने लोगों ने सिर्फ 36 ही किया था? कितने लोगों ने नेट नोट किया था? कितने लोगों ने टर्म टेस्ट नहीं दिया था? ओके, 5 लाख वॉज पेड टू एन, पेज नंबर तो नहीं है ये, तो टर्म टेस्ट का पेज है। 5 लाख वॉज पेड टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। बताएं, मैंने आपको कहा था कि ये रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन नहीं दी गई, ये उसकी पेंशन के लिए अलग करके रखे हैं पैसे, इसको इग्नोर करना है। ये क्लास में डिस्कस हुआ था, ये उसकी पेंशन के लिए अलग करके रखें। एक वो पेंशन होती है जो एम्प्लॉय जमा करवाता है, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत एम्प्लॉय जमा करवाता है, उसकी तो टैक्स रेट मिलता है। लेकिन ये कौन सी पेंशन है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बास्केट में डाल के रख रहा है। तो ये कोई इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता पास्ट पेपर्स में, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में नहीं, पेंशन फंड में, ग्रेचुटी फंड में, इस तरह के फंड में। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए किसी भी फंड में पैसे डाल के रखे, उसे इग्नोर करना है और रिटायरमेंट के टाइम पे देखना है उसे कितनी पेंशन मिली। उस्मान कोको को क्यों नहीं डाला यूएसबी? वो फिर पेंशन जब मिलेगी तब देखा जाएगा। 1 नवंबर को लोन लिया 7 मिलियन का 6% पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की वापस कर दी। आप बताएं 7 मिलियन कितने महीने इस्तेमाल हुआ? कैलकुलेटर पकड़ें, 7 मिलियन जरब 4%, जरब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मिलियन कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 5 महीने, जरब 4%। आगे चलें, 5 मिलियन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेड ऑन 31 मार्च, बाकी कितना रह गया? नहीं 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 नहीं, मुझे बताएं लोन लिया कितना था, वापस कितना किया, बाकी कितना रह गया? 2 मिलियन लोन मेरा वो कब तक इस्तेमाल करता रहा? 31 मई तक। तो गिने अप्रैल मई, कितने महीने? तो क्या करेंगे 2/12। तो बोले 7 मिलियन का लोन कितना अरसा इस्तेमाल किया मैंने? 5 महीने। उसमें से कितना वापस कर दिया? कितना लोन मेरे कंधों पे आउटस्टैंडिंग रहा? 2 मिलियन। 2 मिलियन मैंने कितने महीने इस्तेमाल किया? 2 महीने। और तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 4%, 7 मिलियन इंटू 5 बाय, अच्छा 6%। इकबाल obtained the loan of 7 million at 6%, तो 4% से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 7 मिलियन इंटू 4% इंटू 5/12 प्लस 2 मिलियन, आउटस्टैंड तो 2 मिलियन रहा ना, प्लस 2 मिलियन इंटू 4% बस इंटू 2/12। लेकिन एक और चीज भी ऐड करनी थी, वो बता दें क्या करनी थी? 2 मिलियन का जो लोन वेव हुआ है वो एक ही दफा ऐड कर देना था पूरा। भाई सेल्स टैक्स रिफंड ऐड नहीं होना चाहिए,
एक बात गौर से सुने, किसी भी लॉ का दिया गया रिफंड, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो पूरा 225 डाला था अदर सोर्स में या उसका सिर्फ 25? उसका 25 डाला था। आगे चलें। एनुअल रेंट मिला 8 लाख। यूएसबी ले आए हो? बैठ जाओ, मैं भी मंगाता हूं। बैठ से नहीं, इधर बैठ जाना, इधर जगह है बिल्कुल। आपने कौन सी बुक रखनी है? एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर। इसमें 5,000 पड़ा है अरेंजिंग टू सिक्योरिटी गार्ड्स का। तो आपने करना ये था 8 लाख माइनस 5,000 ज़रब 12। इससे क्या निकल आना था? थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो जाओ, को 1-2 मिनट में दरवाजा हम खोलते हैं। आ जाए जो आगे हैं, इधर आगे हैं ना, आगे हैं, जो जगह जगह पड़ी नहीं है। थोड़ी देर के लिए इधर बाहर खड़े हो जाओ, उन्हें को 1-2 मिनट में दरवाजा खोलते हैं। जाओ ना उस्मान, जल्दी। इस तरह तो फिर हमारी बात नहीं। ओके, जब मैं ठीक है, कोई मैं बैठना तो है ना। जब मैं 8 लाख में से माइनस करूंगा 5,000 ज़रब 12, तो क्या जवाब आएगा? रेंट आएगा, सिर्फ रेंट निकल आएगा। टोटल रेंट में से मैंने अदर सोर्स बाहर निकाल दिया, ये रेंट निकल आया। लेकिन जो जवाब आना था उसे 9/12 करना था, क्योंकि जब टोटल साल के रेंट में से साल का अदर सोर्स निकाला तो साल का प्रॉपर्टी बच गया। याद है शुरू वाली क्लासों में? इसको फिर 9/ और अदर सोर्स में फिर डाल देना था सिंपली 5,000 ज़रब 5,000 अब 9, अदर सोर्स में डाल देना था 5,000 ज़रब 9। गॉट इट? तो बोले व्हाट इज दिस? 8 लाख अदर सोर्स का भी और प्रॉपर्टी का भी। क्या टोटल? इसमें से जब माइनस कर दें अदर सोर्स का, प्रॉपर्टी का बच गया। लेकिन प्रॉपर्टी का पूरे साल का बचा, इसको 9/12 करना था। ये कितने लोगों ने किया था इसको 9/12? और अदर सोर्स में तो सिंपल आप 5,000 ज़रब 9 डाल देते। अदर सोर्स में तो 5,000 ज़रब 9 डाल देते तो भी ठीक था। बेगम से कैश गिफ्ट मिले, कैश गिफ्ट तो इनकम में जिस मर्जी से मिले, रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश गिफ्ट तो अदर सोर्स में जाना है। लेकिन जो इन काइंड गिफ्ट मिला है वो आपका कभी भी अगर बेगम से मिले, रिश्तेदार से मिले, तो फिर वो अदर सोर्स में नहीं जाएगा। बाकी डिविडेंड इनकम बाहर के मुल्क से कमाई थी तो ये नॉर्मल रिजीम में जानी है। अगर पाकिस्तान से कमाएं तो, और अगर बाहर के मुल्क से कमाएं तो, जब नॉर्मल रिजीम में जानी है तो ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी देना है। चलो शुरू करो नॉर्मल पार्ट। उस्मान को बुलाओ।